नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम दृष्टि पर। और ये क्लास आपकी होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा क्या है। आज का टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, कि भाई पर्यावरणीय प्रदूषण में होता क्या है। चाहे वो मिट्टी से यानी कि मृदा प्रदूषण प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो प्रकाश प्रदूषण हो, चाहे वो आपका ई वेस्ट पॉल्यूशन हो, मतलब बायो यानी कि जो चिकित्सीय प्रदूषण है, वो कैसे प्रदूषण मतलब कि करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं क्या, कि भाई वो कैसे पूरे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी तरफ, अपनी पहली क्लास को लेके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के संदर्भ में। ये बहुत ही मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। साथ ही साथ ये सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, कि सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि जो आपका भाई प्रदूषण तो है ही, किन कारकों से होगा वो तो आप जानोगे ही। साथ ही साथ सरकार ने क्या मेजर्स मतलब कि स्थापित किए हैं, क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसको इस क्षेत्र से संबंधित, वो जानकारी आपको क्या करनी है, रखनी है। वो जानकारी क्या करनी है, आपको प्राप्त करनी है, ताकि चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, सब जो है वो क्या हो सके, सारे के सारे प्रश्न जो है आप क्या कर सको, हल कर सको। ठीक है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी जानकारी है, बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो आप नज़रअंदाज करते हो प्रदूषण को लेके ही। तो दोस्तों, वो आपको नहीं करना है, वो ढंग से पढ़ना है और जानना है सबके बारे में। चलिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रुचिका जी, वेलकम। रुचिका जी, वेलकम अगेन, वेलकम अगेन। नयन जी, गुड मॉर्निंग नयन जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपने पेपर भाई पढ़ते तो होंगे ही आप लोग। हाँ, पेपर तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। एस्पायरेंट हो, तैयारी करने वाले बच्चे हो, तो पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे, क्योंकि पेपर जो है वो नेसेसरी होती है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है। किसका? तैयारी का। अब उसमें आपने क्या पढ़ा? वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली। ये इस प्रणाली के बारे में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। पढ़ा नहीं होगा तो आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा। तो उसमें क्या कहता है, जो आपका पहला प्रश्न है, कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली यानी सफर। ठीक है दोस्तों, सफर की बात कर रहा है ये। सफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको बताना है कि सफर जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो अक्सर, या आपकी मैगजीन्स में आता रहता है, बताता है कि भाई आज वायु गुणवत्ता इतनी रहेगी, आज जो है प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह की जो जानकारियाँ देता है वो सफ़र, आपका उससे संबंधित जो कथन है वो कौन सा कथन असत्य है? ए, सफर की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल के तहत हुई थी। अच्छा जी, यह महानगरों के प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने की एक राष्ट्रीय पहल है। चलिए मान लेते हैं ये हो सकता है कि सत्य हो। सफर का संचालन सफर का संचालन जो है वो कौन करता है? अरे, मैंने तो पहले ही दे दिया उत्तर यार, आंसर दिख गया। चलिए, होता है, कभी कभी होता है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। चलिए, लेकिन तब भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आंसर आपको दिख गया, लेकिन तब भी आप नहीं बता पाओगे कि इसकी स्थापना यानी कि सॉरी, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तब भी आप नहीं बता पाओगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, श्रेया श्रेया जी डी, रुचिका जी डी। गुड। ये जो मतलब कि नैतिकता होनी चाहिए ना, कि उत्तर दिख गया, वो बताया आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दोस्त। चलिए, सफर का संचालन भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। बहुत सही। आपने जैसे देखा कि डी, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है,
के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? चलिए, उत्तर देखा आपने कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका निर्माण किया गया है। ये उत्तर जो है, ये कथन जो है आपका क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विजय कुमारी जी भी आ गई, इसके पहले आप नहीं थे विजय जी, कोई बात नहीं। डी डी डी, बिल्कुल आंसर दिख गया आप लोगों को, तो घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। सफ़र जो है आपका क्या है, सफ़र एक ऐसी मतलब प्रणाली है जो आपके शहरों की, महानगरों की वायु गुणवत्ता से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये सफ़र का जो AQI है, ठीक है, ये जो है वायु गुणवत्ता का क्या है, मानक है। अगर 0 से 50 है मानक, यानी कि PM2.5 हो, चाहे वो आपका PM10 हो, NO2 लेवल हो, SO2 लेवल हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो, वो अगर 0 से 50 के बीच में है तो वो क्या है, गुड है। 50 to 100 है सेटिस्फैक्ट्री है, 100 to 200 है मॉडरेट है, 200 to 300 है तो पुअर है, 300 to 400 वेरी पुअर, और 400 to 500 क्या है, सीवियर है। दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये आपका मानक है जो कौन जारी करता है, एयर, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जो आपका सफ़र है, सफ़र भी वही कार्य करता है। सारे महानगर हैं जो उनके वायु गुणवत्ता की क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। और सफ़र जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो IITM पुणे है, IITM पुणे, यानी कि क्या, IITM पुणे, ये आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, IITM पुणे द्वारा क्या किया गया था, ये निर्मित किया गया था। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये संचालित किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, कोई नहीं दोस्त। दूसरा, हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR, आप लोग ने सुना होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको क्या किया सरकार ने 1 जुलाई से बंद कर रखा है दोस्तों। ठीक है, क्यों बंद कर रखा है, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो क्या हो, न बढ़े। अभी साथ ही साथ जो है लेकिन अभी भी देखते हो आप कि कोई भी दुकान हो, उस पे क्या है कि आपका जो प्लास्टिक है वो मिलता ही मिलता है। आप दूध लेने जाओ, सब्जी सब्जी लेने जाओ, हम्म, अब दूध लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, पहली बात तो हम वैसा बिहेव ही नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम कभी कैरी बैग लेके ही नहीं जाते, झोला लेके ही नहीं जाते। सब्जी वाले से कहते हैं कि भैया पॉलीथीन देना, दूध वाले से कहते हैं कि पॉलीथीन देना। जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, तब तक सरकार हो या कोई संस्था हो, वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, वो भी मतलब कि पंगु हैं बिना हमारे सहयोग के। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी है। तो हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व यानी EPR, यानी कि इन्हेंसिंग प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, संबंधित दिशा निर्देश को किसने जारी किया? ये आपके UPSC लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, और ये आपका पूछा जा चुका है, वैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये बता लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। विनय कुमारी जी कह रही हैं ए, बहुत बढ़िया विनय जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं दोस्त, सही हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, ये सब नाम दोस्तों ना लिख लिया करिए, ये सब नाम लिख लिया करिए, क्योंकि ये सब नाम बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके आयोग के एग्ज़ाम में कभी भी आपसे क्या हो सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं या टकरा सकते हैं आपसे। तो ध्यान में क्लिक तो करेगा ही ना कि हाँ यार मैंने कहीं पढ़ा था,
तो आपको जो है विकल्पों में चयन में क्या हो जाएगी, विकल्पों के चयन में आसानी हो जाएगी कि ये हो सकता है। कोई नहीं दोस्त, प्रॉब्लम हो रही, सही हो जाएगी। अब जो आपका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है, यानी कि जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे संबंधित दिशा निर्देश किसने जारी किए? ये आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किए। याद रखिएगा, ये किसके तहत जारी किए गए? जो आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, ठीक है, उसके तहत 2016 के तहत जो है वो जारी किए गए। अभी इनमें संशोधन भी हुआ, 2018 2022 की बात चल रही है। बहुत सारी चीज़ें लाई गई इसमें। जो आपका ईपीआर है उसमें लाया गया कि जो प्लास्टिक हैं, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक हो, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक हो, चाहे 2 लेयर्ड प्लास्टिक हो, इनको क्या करना है, जो ये उत्पादित करेंगे, चाहे जो प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक करता है, उनको क्या करना होगा, इन चीज़ों के समन के लिए भी कार्य चलाने होंगे या कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, डी। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि ये चीज़ें हैं ना, आप जैसे अगर पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हो, तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण जब प्रदूषण पढ़ रहे हो आप, तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण में 2-3 चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। क्या? एक तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी है, ठीक है, यानी कि आपका जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये बहुत ही अहम मंत्रालय है, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी। एक तो है आपका सीपीसीबी, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सारे मानक जारी करेगा आपके, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो आपके जल प्रदूषण से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो प्रकाश प्रदूषण से संबंधित चीज़ें हों, सारे मानक कौन जारी करेगा? सीपीसीबी। 2-3 चीज़ें हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा, जबान पे रखिएगा। अब इनके बारे में भी याद रखिएगा कि इनकी स्थापना कब हुई, सीपीसीबी को की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, किस एक्ट के तहत इसको शक्तियाँ दी गई, वो सारी चीज़ें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, मेकिंग पीस विद नेचर शीर्षक से रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? बहुत अहम प्रश्न है दोस्तों। देखिए, मिला जुला प्रश्न होगा, मिला जुला रूप होगा, चाहे वो आपकी इकोनॉमी की क्लास हो, चाहे वो आपकी एनवायरनमेंट की क्लास हो, दोनों में क्या होगा, करंट का समावेश होगा, करंट अफेयर्स का क्या होगा, समावेश होगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, करंट का क्या होगा, समावेश होगा। मेकिंग पीस विद नेचर शीर्षक से रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी, विश्व बैंक, डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। अब बताना है दोस्तों कि मेकिंग पीस विद नेचर नामक शीर्षक से किसने रिपोर्ट जारी की? जल्दी से जल्दी बताइएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किसने जारी की। चलिए, मेकिंग विद पीस नामक रिपोर्ट जो है, पीस विद नेचर से रिपोर्ट जारी की थी किसने? आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है दोस्तों। सी, विश्व बैंक। नहीं डियर, यूपीएससी जी विश्व बैंक ने नहीं की थी, इसको किया था किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने। ठीक है, ये आपका मेकिंग पीस विद क्या है, नेचर है। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बताता है कि आपका जो ब्लूप्रिंट टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्या है, पॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हो गया, आपका जैव विविधता का क्या हो गया, क्षरण हो गया, और क्या हो गया, आपका प्रदूषण हो गया। वो किस तरह जो है पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, किस तरह पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन थर्ड का ये। अरे नहीं यार, ये थर्ड का ये मतलब कि हार्ड क्वेश्चन कैसे हो गया भाई?
ये हार्ड क्वेश्चंस नहीं है डियर, ये आप लोग नाम लिखा करिए, मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट, ठीक है, ये नाम लिख लिया करिए, ये नाम जो है आप क्या करिए, नोट कर लीजिए अपने नोट पैड पे, अपने नोट्स पे, कि ये किसने जारी की, इसमें क्या चीज़ें थी। चीज़ें बताई इसलिए जाती है डियर कि आप जो है ना उसको, जब भी आप ऐसे लिखो या फिर अपने क्वेश्चंस लिखो मेंस के, जब पेपर थर्ड करोगे तो पेपर थर्ड में आपके क्या आएगा, आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा, उससे संबंधित इश्यूज आएंगे। तो ये इस रिपोर्ट का अगर यूज़ करते हो आप, तो आपके मतलब कि दूसरों से नंबर पाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा 1 या 1.5 नंबर आप ज़्यादा पाओगे। यही यही तो तरीके हैं दोस्त। जो यूपीएससी है वो क्या है, बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है, और उस पर छोटी चीज़ें चलने वाली नहीं है दोस्त। आप वहाँ पे प्रमाण दोगे, प्रमाण के साथ साथ आप क्या करोगे, उसकी मतलब कि ऑथेंटिसिटी बताओगे, वैधानिकता बताओगे कि ये प्रमाण ये है तो इसकी वैधानिकता ये है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। हिमाद्री द्विवेदी जी, गुड, बिल्कुल, हेलो हिमाद्री जी। चलिए, तो अब ये क्या कहता है कि जो आपका जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है और पर्यावरणीय प्रदूषण है, वो किस तरह क्या करते हैं, नेचर को अफेक्ट करते हैं, और कैसे इनको टैकल किया जाएगा, और कैसे टैकल करके क्या करेंगे हम, मेकिंग पीस विद द नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ हम क्या करेंगे, शांति का समझौता करेंगे या शांति के साथ रहेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारियां थी उससे संबंधित। अब चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, नहीं है पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें ना, तब चीज़ें आपकी क्या होंगी, आएंगी। बिल्कुल हिमाद्री, वेलकम वेलकम हिमाद्री जी, आपका स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब बताना है आपका चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। ए कहता है प्लास्टिक, बी कहता है सीसा, सी कहता है रेडियो सक्रिय तत्व, डी कहता है घरेलू कचरा। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है वो आपका जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइएगा। यूपीएससी जी कह रहे हैं बी, बहुत बढ़िया यूपीएससी जी। तीसरा जो है वो क्या है आपका, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है, बहुत बढ़िया। हिमाद्री जी कह रही हैं बी, बहुत बढ़िया हिमाद्री जी। अच्छा, प्रियंका जी का भी आ गया सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए उत्तर बताते हैं। उत्तर है आपका क्या, डी, घरेलू कचरा। भाई जो प्रदूषक हैं, जो कचरा है आपका, उसको हम दो तरीके से, एक तो जैव निम्नीकरणीय तरीके से, या जैव अपघटन जो होता है साधारण, उसके तरीके से उसका क्या करेंगे, निस्तारण कर सकते हैं या समन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, या वो पूछा है कि नहीं है। भाई ये प्लास्टिक आपका जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, यानी कि साधारण विधि से, साधारण रूप से ये क्या होता है आपका, वेस्ट नहीं होता है, या इसका मतलब कि समन नहीं होता है। शीशे का भी क्या होता है, जैव निम्नीकरण तरीके से क्या होता है आपका, समन नहीं होता है या समाप्त नहीं किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनका जो शमन होता है या इनकी इनकी जो समाप्ति होती है, वो जैव निम्नीकरणीय तरीके से नहीं होती है, ये जैव अनिम्नीकरणीय है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, जैव अनिम्नीकरणीय हैं। और जो आपका घरेलू कचरा है, इसका जो है समन या निस्तारण जो है आराम से और आसानी से होता है। ठीक है। अब भाई जैसे आपका प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट जो है मतलब कि आप देखते हो कि हजारों हजारों सालों तक जो है ना, मतलब हजारों साल क्या, कई सौ सालों तक प्लास्टिक जो है वैसे बना ही रहता है। समुद्र में आप देख लो प्लास्टिक कितना ज़्यादा मतलब कि आपका वो फैला हुआ है। अब जैसे कि आपका सीपीसीबी है, सीपीसीबी कहता है, मैंने बताया था कि आप जो है ये नाम रट लीजिए, ये नाम अपनी जब आपकी ज़बान पे होना चाहिए। सीपीसीबी ये वो संस्था है जो भारत सरकार की है, इसके वो आंकड़े हैं जो भारत सरकार मानती है या संपूर्ण विश्व मानता है। ठीक है। सीपीसीबी कहता है कि जो प्लास्टिक है, यानी कि इसका उपयोग भारत दुनिया में दूसरा या तीसरा जो है या क्या है, यूज़ करता देश है। यानी कि हम
अपने साल भर के जीवन काल में कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं? कम से कम 8 से 9 किलोग्राम प्लास्टिक जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 8 से 9 किलोग्राम, सोचिए एवरेज सारे मतलब कि भारतीयों की देखी जाए उत्पादकता। तीसरा, चलिए भाई, ये जैव अनिम्नीकरणीय है। और साथ ही साथ जैसे कि आप बात करते हो, किसका बात करते हो आप? रेडियो सक्रिय तत्व की, यानी कि जैसे कि जो आपके प्लांट्स हैं, जो रेडियो जो आपके कौन से प्लांट, मतलब कि परमाणु वाले प्लांट्स हैं, उनसे क्या निकलता है? रेडियो एक्टिव जो मतलब कि मटेरियल्स डिस्चार्ज होते हैं, लास्ट के जो बच जाते हैं, इनके लिए क्या यूज़ होता है? एक है कांचतीकरण बोलते हैं उसको, या विट्रिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, विट्रिफिकेशन। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सही, अच्छा जी, ठीक है। चलिए, पांचवा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों बताना है आपको। पांचवा जो प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपका प्रश्न, आपका जो विकल्प है वो क्या है? ए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, डी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब ये चार जो ऑप्शन हैं आपके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये जो है कैसे हैं और क्यों है, कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्यों हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है और क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों जो है सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 क्यों महत्वपूर्ण है, एनजीटी क्यों महत्वपूर्ण है आपका। संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी आपका आयोग हो, उससे प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पायल जी कर रही हैं सी, राजेश जी कर रहे हैं बी, यूपीएससी जी कर रहे हैं बी, हिमाद्री जी सी, प्रियंका जी बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर है ए। बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, यानी कि एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। शुरुआत कब की गई थी इसकी? 2000, बताइएगा, 19 में। ठीक है। अब जो 102 नॉन अटेनमेंट शहर हैं, नॉन अटेनमेंट का मतलब है कि ये, ठीक है, 102 जो चीज़ हैं, इनमें क्या किया गया था कि जो खुद से अपने प्रदूषण की संबंधित जो चिंताएं हैं उससे नहीं लड़ सकते, उन 102 शहरों की क्या की गई थी? पहचान की गई थी। और साथ ही साथ जो है उनके लिए यह कार्यक्रम यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी लाया गया था। कब? 2019 में। और 2019 में लाया जरूर गया, लेकिन इसका आधार वर्ष कब बनाया गया? 2017, कि 2017 में जितना वायु प्रदूषण था उसके हिसाब से हमें क्या करना है? वायु प्रदूषण में कमी करनी है। कि कहाँ? 102 शहरों में। अब ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक शहर कहाँ पे हैं? सर्वाधिक शहर जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब 122 शहर हो गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 102 नहीं, अब 122 शहर हो गए हैं। ठीक है। और सर्वाधिक शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, यहाँ 17 की बजाय 18 हो गए हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था एनसीएपी का? मुख्य लक्ष्य वर्ष क्या था? 2024 तक वातावरण में मोटे और सूक्ष्म कणों की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करना था। यानी कि 20 से लेके 30% तक आपका जो PM 2.5 है और PM क्या है? 10 है, इनको क्या करना था? कम करना था दोस्तों, इनको कम करना था। साथ ही साथ इसमें NO2 भी था, SO2 भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, फिर क्या था आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड भी था। अब ये सब सारी चीज़ें क्या है, आप जानोगे तब जब इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। एनसीएपी क्या थी, क्यों लाया गया, ये क्यों बहुत ज़रूरी था लाना। अभी देखते हो कि मतलब कि प्रदूषण में, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे प्रदूषण हो, उसमें हम भारतीय जो है ना, हमारे भारतीय शहर बहुत आगे रहते हैं। इसीलिए जो है क्या करते हैं हम लोग कि भाई गंदगी तो करते ही करते हैं, लेकिन उसको साफ रखने का जो है मतलब ना, वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। चॉकलेट खाई रैपर फेंक दिया सड़क पे,
भाई बैग है, बैग के साइड पॉकेट में रख लो आप, घर जाके डस्टबिन में डाल दो, या रास्ते में कहीं डस्टबिन मिले उसमें डाल दो। पानी पिया, बोतल फेंक दी। केला खाया, छिलका फेंक दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कचरा जो पैक किया बगल वाले प्लॉट में खा लिया, फेंक दिया। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं करना है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक सही चीज़ें नहीं होनी है। और ये आपका एनसीएपी जो है वो क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? मैंने बताया था कि प्रश्न जो है आपके बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में टकराने वाले हैं। साथ ही साथ आप ज्ञान रखिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान रखिए कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी किसकी, ग्रैप की। ग्रैप वो आपने पढ़ा ही होगा, नोट भी किया होगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, छठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी, भारतीय मौसम विभाग, डी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। अब बताइए आप कि इनमें से कौन सा उत्तर क्या है, सही है? चलिए, बी मुस्कान जी कह रही हैं, बी इंडियन आर्मी बॉय, सूरज शर्मा बी। अभी बी पे जो है बहुमत आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए छठवें प्रश्न का कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी कहता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी कहता है भारतीय मौसम विभाग, डी कहता है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। सुनील कुमार जी कह रहे हैं बी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आरोही शर्मा जी कह रहे हैं सर मिशन एसडीएम के बारे में बताएं। ठीक है आरोही जी, बता दिया जाएगा मिशन एसडीएम के बारे में। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए, आंसर है आपका क्या? ए। आंसर है आपका ए। आपका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो आपका सीपीसीबी है, ये जारी करता है क्या? राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक कौन जारी करता है? आपका सीपीसीबी जारी करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आरोही शर्मा जी कह रही हैं कि मिशन एसडीएम के बारे में बता दीजिए। ठीक है, बता दिया जाएगा। पायल सिंह जी कह रही हैं ए। एक सही उत्तर आया पायल जी का। बहुत बढ़िया पायल जी, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा था आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी ये याद रखिएगा, सीपीसीबी जो है ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, प्रश्न सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखिएगा, असत्य कथन कह रहा है। ए, धरातल के निकट प्राप्त ओजोन प्रदूषक की तरह कार्य करता है। चलिए भाई, ओजोन स्मॉग बनाने के लिए एक जिम्मेदार कारक है। सी कहता है कि मानव शरीर में ओजोन की मात्रा बढ़ने से वह अधिक शीत प्रतिरोधी हो जाता है। डी कह रहा है कि ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सातवां प्रश्न आप बताइएगा कि ओजोन क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, जो कथन दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि असत्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब ए, धरातल के निकट प्राप्त ओजोन प्रदूषक की तरह कार्य करता है। बी कहता है ओजोन स्मॉग बनाने के लिए एक जिम्मेदार कारक है। सी कहता है मानव शरीर में ओजोन की मात्रा बढ़ने से वह अधिक शीत प्रतिरोधी हो जाता है। डी कहता है कि ओजोन एक क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए दोस्तों,
हिमाद्री जी कह रही हैं सी, बहुत बढ़िया हिमाद्री जी, बहुत बढ़िया। यूपीएससी जी कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, उत्तर दीजिए इसका, जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए हम ही देते हैं। और हिमाद्री जी, यूपीएससी जी, आप लोगों के साथ जो है बहुमत है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और उत्तर क्या है, सी है आपका। ठीक है। मानव शरीर में ओजोन की मात्रा बढ़ने से वह क्या हो जाता है, अधिक शीत प्रतिरोधी हो जाता है, यानी शीत प्रतिरोधी हो जाता है दोस्तों, शीत प्रतिरोधी नहीं होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में ओजोन की मात्रा बढ़ गई तो आपको ठंडी का अनुभव, यानी कि आपको शीत का अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा जब, ठीक है। और साथ ही साथ जो धरातल के निकट जो ओजोन प्राप्त होती है, धरातली ओजोन बोलते हैं, और ये क्या है, प्रदूषक की तरह कार्य करता है। जी बिल्कुल करता है। और ओजोन जो है क्या होता है, स्मॉग बनाने के लिए क्या है, एक जिम्मेदार कारक है। याद रखिएगा, ओजोन से मिलकर ही क्या होता है, स्मॉग बनता है। और ओजोन एक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं बता देता तो ठीक था, आरोही जी। ठीक है बता देंगे, कोई बात नहीं। पहले आप प्रश्न हल करिए डियर, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जरूरी मिशन एसडीएम 2.0 भी है। ठीक है, वो भी जो है आपका क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए एक प्रश्न और है, अब देखते हैं ये कौन हल करता है और कितना जल्दी जो है बता पाता है। आठवां प्रश्न कहता है कि अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाला वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अभी आप लोग कहोगे ये क्वेश्चन पहले भी आया था, नहीं डियर, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, शशांक कृष्ण करें हाय, हेलो शशांक जी। हिमाद्री जी टाइमिंग डियर आपका जो है ना, 10 से 11 जो है आपकी इकोनॉमी होती है, और 11 से 12 जो है आपकी क्या होती है, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होती है। ठीक है, 10:30। आई एम अशोक, बिल्कुल अशोक जी। बी कह रही हैं कि भारतीय मौसम विभाग, बहुत बढ़िया। दोस्तों घबराया मत करिए कि पता नहीं कौन सा उत्तर सही है कौन सा गलत है, गलत सही उत्तर कुछ भी हो, प्रयास तो करिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे डियर, गिरेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो कैसे मजा आएगा। ठीक है, चलो दोस्तों। बताइएगा जल्दी से। सुनील कुमार जी कह रहे हैं डी, बहुत बढ़िया सुनील जी, डी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, बहुत बढ़िया सुनील जी। यूपीएससी कह रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। पाया सिंह कह रही हैं सी, शशांक जी कह रहे हैं बी। यानी आप लोगों ने सारे के सारे जो है ऑप्शन चुन लिए हैं। सराज पहला क्लास है, बिल्कुल। विशाल सरोज, बिल्कुल विशाल सरोज, स्वागत है आपका दोस्त मेरी क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, और साथ ही साथ जो है आप लाभ लेते रहिए उस चीज़ का कि हमें कितनी जानकारी है कितनी है नहीं है। भाई अब हम भी इंसान हैं, हमें भी सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, छोटा सा दिमाग है, लेकिन कोशिश करते हैं आप तक वो जानकारी पहुंचाने की जो किसी के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है क्या आपका ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी प्रणाली सफर प्रणाली है वो किसके तहत शुरू की गई थी, किसने प्रारंभ किया था, आपका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय था उसने शुरू किया था। और बनाया किसके द्वारा गया था, आईआईटीएम पुणे द्वारा बनाया गया था। और कार्यान्वित किसके द्वारा, यानी कि इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये आईएमडी यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आपका, आईएमडी यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसके द्वारा ये क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आईआईटीएम पुणे है डियर, ये आईआईटीएम क्या है, पुणे है, ये इसने क्या है, इसको बनाया है। ठीक है, गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ये जो आपका सफ़र है, सफ़र क्या है, वही आपके जो महानगर हैं या फिर जो आपके शहर हैं उसमें क्या करता है, आपकी वायु की गुणवत्ता को क्या करता है, बताता है कि भाई आज वायु क्या है, गुड है, आज मॉडरेट है, आज सीवियर है, आज क्या है,
मतलब कि अनहेल्दी है, ये है मतलब कि आपका क्या है, बताया जाता है या संकेत किया जाता है। ठीक है, अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय पहल है वगैरह वगैरह। ये जो आपका IITM पुणे है उसके द्वारा बनाया गया है, और ये पूर्णतः सफ़र जो है ना, याद रखिएगा, स्वदेशी प्रणाली है दोस्त। इसमें कोई भी मतलब क्या है, इसमें कोई भी मतलब कि विदेशी चीज़ें या विदेशी तकनीक यूज़ नहीं हुई है, पूर्णतः क्या है, स्वदेशी है। शशांक क्रिएशन, VBSPU, अशोक, अच्छा जी अशोक जी, शायद में भी आप जो है हमारे बैचमेट रहे हैं, MBA, गुड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका स्वागत है। चलिए, अब नौवां प्रश्न क्या है, बहुत इजी है दोस्त। नौवां प्रश्न क्या है, बहुत इजी है। आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा जो है वो आपने देखा होगा। प्रश्न, सफ़र क्या है भाई, NCAP क्या है, नज़ैक क्या है, बहुत सारी चीज़ें देख ली, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में पढ़ लिया, CPCB के बारे में जान लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? चलिए दोस्तों, अब बताना है आपको, जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है। A सीवेज, B एस्बेस्टस, C प्लास्टिक, D पॉलीथीन। बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा क्या है जैव अपघटनीय। इसके पहले क्या था, जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरणीय था। अब इसमें पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, वहां क्या पूछा था इसके पहले, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट पूछा था इसके पहले वाले प्रश्न में। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त। अब इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, यानी कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन जो है। अच्छा, UPSC जी का आ गया A, बहुत बढ़िया UPSC जी, आपका उत्तर जो है बहुत सही होता है। और आप जो है रेगुलर स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी तैयारी भी में भी अच्छी है। जिस तरह आपका परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए हिमांशु जी करी हैं 9 का D, पायल सिंह जी करी हैं D। सिंपल सी बात है डियर, UPSC जी कह रहे हैं A, बिल्कुल। मैंने पहले ही बताया था, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की बात हो रही थी तभी मैंने बताया था, जो आपका प्लास्टिक है ये महासागरों में पड़ने के बाद भी मतलब कि कई सौ सालों तक गलता नहीं है डियर। आपकी प्लास्टिक की बोतल है, आप प्लास्टिक कहीं भी फेंक दो तो ये गलता ही नहीं है। ठीक है, इंडियन आर्मी बॉयज सूरज शर्मा करें A, बहुत सही। तो जो अब उत्तर क्या है आपका, उत्तर है A सीवेज। यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका एकदम जैव निम्नीकरणीय क्या है, प्रदूषक है। यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, यानी कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है। यानी कि साधारण विधि द्वारा या जो अपघटक हैं उनके द्वारा जो है, जो सीवेज है उसका क्या किया जाता है, समन किया जा सकता है या समन हो सकता है। ठीक है, एस्बेस्टस है, इसको नहीं किया जा सकता, किससे, जैव अपघटनीय प्रदूषक के द्वारा। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन सेम टू हैं, लेकिन अंतर भी होता है। आपकी प्लास्टिक जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप जैसे कि देखते हो ना, जो आपकी बोतल है, बोतल पे PET लिखा रहता है। ठीक है, आप जब केबल लेने जाओगे तो उस पर लिखा था PVC, पाइप लेने जाओगे तो उस पर लिखा रहता है PVC लिखा रहता है। ये सब दोस्तों ध्यान देने की बात है। तो ये भी प्लास्टिक के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आइए अब आपका एक बहुत ही अच्छा जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट सांगदा, प्रोजेक्ट सांगदा। दोस्तों ये सब प्रश्न लिखा करिए, प्रश्न मत लिखिए, लेकिन तब भी आप जो है जो की पॉइंट्स हैं प्रश्न के, आप उसका नाम लिख लिया करिए। ठीक है, कि भाई क्या है इसमें क्या नहीं है। प्रोजेक्ट सांगदा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। A जल विद्युत, B सतत ऊर्जा, C वन्य जीव संरक्षण, D सतत कचरा प्रबंधन। अब आपको बताना है कि प्रोजेक्ट सांगदा जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों। प्रियंका जी कह रही हैं इतनी देर बाद नेटवर्क मिला, बिल्कुल कोई कोई बात नहीं प्रियंका जी, होता है।
ए जल विद्युत। अच्छा जी, ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्रोजेक्ट सांगदा जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जल विद्युत, बी सतत ऊर्जा, सी वन्य जीव संरक्षण, डी कचरा प्रबंधन। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। आपके पास है केवल कितना, 5 सेकंड। सर क्लास खत्म होने के बाद एक बार और पढ़ लेंगे, तब नोट कर लेंगे क्वेश्चन। गुड, बहुत अच्छा दोस्त। यूपीएससी जी कह रहे हैं बी सतत ऊर्जा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यूपीएससी जी, बहुत अच्छा दोस्त। बताइएगा जल्दी से जल्दी आप लोग कि प्रोजेक्ट सांगदा किससे संबंधित है। बी प्रियंका जी कह रही हैं बी, 10वें का बी, हिमाद्री जी भी कह रही हैं बी। चलिए उत्तर दे देते हैं आपका। आपका जो प्रोजेक्ट सांगदा है ना, वो सतत कचरा प्रबंधन से है। थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लोग लगाया करिए, जैसे कि टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण। अब जाहिर सी बात है, पर्यावरणीय प्रदूषण से भी क्या होगा, आपका प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या है कि जो लद्दाख था, लेह, यानी कि ये हमारा लेह लद्दाख, लद्दाख का जिला है, क्या है, लेह। वहाँ पे क्या है कि टूरिस्टों द्वारा जो है ना, कचरा बहुत फैलाया गया दोस्तों। जो मतलब कि सॉलिड वेस्ट हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो बहुत फैलाया गया। और मेन रीज़न क्या था, टूरिज़्म। टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पे कचरे का ढेर लगता लगता चला गया। और कचरा ही है जो मतलब कि आपकी मतलब कि क्लाइमेट को क्या कर रहा है, वहाँ का बिगाड़ रहा है। बहुत मतलब कि विध्वंसक प्रभाव सिद्ध हो, मतलब कि प्रभावकारी हो सकता है ये। तो इसीलिए जो लेह जिला प्रशासन था, उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट सांगदा जो है वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। प्रोजेक्ट सांगदा यानी कि जो आपका ठोस कचरा था, उसका क्या करना था, इनको सतत ढंग से क्या करना था, निस्तारण करना था उसका दोस्त। ठीक है। ओ सॉरी नहीं बोलते यार, इसमें गलतियां होती रहती हैं डियर। कौन सही होता है यार, आप लोग इसके बारे में पढ़ा करिए, जाना करिए। खुद को मैंने कहा खोजी बनाइए। जब तक आप खोजेंगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को क्या करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं होने वाली डियर। ठीक है। प्रोजेक्ट सांगदा क्या था, लेह जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना क्या है, सांगदा का उद्देश्य लेह जिले और शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन करना था। यानी कि जो ठोस मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, उसको क्या करना था, लागू करना था। और साथ ही साथ इसका क्या करना था, बढ़ावा देना था कि भैया कचरा को क्या करना है, फैलाना नहीं है, कचरे का क्या करना है, निस्तारण करना है। बिल्कुल। चलिए गुड दोस्तों, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 11वां, भारत का प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक किस नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया? अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन क्या है आपका, यही है कि भारत का प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक किस नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया? ई वेस्ट क्लिनिक कब जो है, कहाँ स्थापित किया गया, किस नगर निगम द्वारा? चलिए बताइए दोस्तों। सी नागपुर नगर निगम, बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी बॉय सूरज जी, बहुत बढ़िया सूरज जी, सी। बताइएगा दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास बस 5 सेकंड का समय है। सी, बिल्कुल। सूरज जी का केवल आंसर आया, उन्होंने कहा सी। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके। चलिए, यूपीएससी जी कह रहे हैं डी, रुचिका जी कह रही हैं बी। बहुत बढ़िया रुचिका जी, बहुत बढ़िया। यूपीएससी जी कह रहे हैं डी लखनऊ, रुचिका जी कह रही हैं बी भोपाल। चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये जो आपका ई वेस्ट, भारत का प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक है, वो किस नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया। रुचिका जी का आंसर जो था क्या, वो सही था। इन्होंने बताया कि भोपाल नगर निगम में क्या हुआ था, भारत का प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। हिमाद्री जी का आंसर आ रहा है डी। लेट हो गए हिमाद्री जी अभी, कोई बात नहीं डियर। चलिए
12वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये क्या है, 2011 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का। अब जो है ये इजीएस्ट वे है, आप अगर समझ सको तो समझो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। यूपीएससी कभी ये नहीं सोचता कि, या ये नहीं पूछता कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितना चीज़ों को समझते हो वो भी पूछता है। ठीक है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं डियर, प्रियंका जी का भी आंसर जो है वो सही था। चलिए, 12वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित पर क्या विचार करना है कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन सा या से ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्सर्जित होते हैं या होता है। अब आपको बताना है इनमें से। अरे कोई नहीं डियर, पहले दिन नहीं, 10 10 दिन, महीने महीने बार गिनती करो। गलतियां करना बहुत ज़रूरी है, गलतियां हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। और गलतियां जो है ना वो अच्छी चीज़ होती हैं, गलतियों पे कभी आप शर्मिंदा मत होइए। ठीक है, गुड। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्न तीन में से कौन सा जो है वो क्या है, उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन सा से ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्सर्जित होता है। ए कहता है केवल एक, बी कहता है केवल दो और तीन, सी कहता है केवल एक और तीन, डी कहता है एक दो तीन तीनों। अच्छा, उत्तर विरुचिका जी कह रही हैं सी, यूपीएससी जी कह रहे हैं सी, विशाल सरोज जी कह रहे हैं डी, इंडियन आर्मी बॉय कह रहे हैं बी, पायल जी कह रही हैं बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब ये क्या है, ये आपका यूपीएससी का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित चीज़ें ऐसी भी होती हैं। ठीक है, प्रियंका जी कह रही हैं ए, माधुरी जी कह रही हैं बी, शशांक जी कह रहे हैं बी, अशोक जी कह रहे हैं बी, सॉरी। चलिए, आंसर क्या है इसका, आंसर है डी। यानी कि जब आपका ताप विद्युत संयंत्र में क्या होगा, कोयला जलाया जाएगा, जब उसका दहन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगी। यानी कि तीनों की तीनों जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, निकलेंगी डियर। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये आपकी सोच पे या आपकी समझ पे आधारित प्रश्न है कि कैसे जो है इसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पौधों के कचरे का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ए जलाना, बी कंपोस्ट, सी पहाड़ी क्षेत्र में डंपिंग, डी भस्मीकरण। बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा जो है पौधों के कचरे का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बताइएगा दोस्तों। पौधे के निपटान यानी कचरे का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ए जलाना, बी कंपोस्ट, सी पहाड़ी क्षेत्र में डंपिंग, डी भस्मीकरण। हिमाद्री जी का पहला उत्तर आया बी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इंडियन आर्मी बॉयज सोच कर रहे हैं डी भस्मीकरण। चलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताओ आप लोग। विष्णु सरोज जी कह रहे हैं, विशाल सरोज जी कह रहे हैं बी। चलिए भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। राजेंद्र कंबोज जी कह रहे हैं बी। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लखन बगल जी कह रहे हैं बी, राजेंद्र जी बी, यूपीएससी जी बी, प्रियंका जी बी, बिल्कुल। रुचिका जी आई डोंट नो, क्या बात है यार। चलिए दोस्तों, बहुमत बी के साथ है तो उत्तर भी आपका क्या है, बी। ठीक है, जो आपके पौधों के कचरे होते हैं, जैसे टहनियाँ हो गई, पत्ते हो गए, या फिर और चीज़ें हो गई, जड़ें हो गई। आलू जानते हो ना आप लोग, आलू क्या करते हैं हम लोग अपने एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, या फिर
जहाँ घर का कचरा फेंकते हैं जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, या फिर जहाँ पे गोबर इकट्ठा करते हैं वहाँ पे चीज़ें फेंक देते हैं, वो उसके साथ मिलके क्या हो जाती है, कंपोस्ट बन जाती है। ठीक है दोस्तों। महादेव शर्मा जी एफ, एफ कोई जो है ऑप्शन नहीं है डियर। अनुज जी कह रहे हैं बी। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा उत्तर दिया, सबने अच्छा उत्तर दिया। दोस्तों ये आपका क्या है, 14वां क्वेश्चन है कि सतही ओजोन का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे होता है। जो आपका सरफेस ओजोन है, सरफेस ओजोन के बारे में बताया था आपको मैंने अभी पहले कि ओजोन से संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए हिमाद्री जी कह रही हैं जी सर। ठीक है, सतही ओजोन का जो 14वां प्रश्न है आपका क्या, कि सतही ओजोन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके या किससे होता है। ए परिवहन क्षेत्र, बी कपड़ा उद्योग, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें से सतही ओजोन का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे होता है, कि क्या वह परिवहन क्षेत्र से होता है, कि क्या वह कपड़ा उद्योग से होता है, कि क्या वह कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अब आपको बताना है। राजेंद्र जी कह रहे हैं सी। बहुत बढ़िया। यूपीएससी जी कह रहे हैं ए। बहुत बढ़िया। हिमाद्री जी कह रही हैं ए, राजेंद्र जी कह रहे हैं सी। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। ये आपका जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। अभी इसके पहले आपने ओजोन से संबंधित जो चीज़ें सुनी होंगी, तो उसमें क्या था कि बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी आपको। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी प्रश्न बताऊंगा तो प्रश्न का सिर्फ उत्तर नहीं बताऊंगा दोस्त, बहुत सारी जानकारियां और भी साझा करूंगा आपसे, बहुत सारी जानकारियां और भी साझा करूंगा जो शायद आपके लिए नई हो। ठीक है दोस्त। बसवराज जी कह रहे हैं ए। बहुत बढ़िया बसवराज। भलके जी, हिमाद्री जी। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आपका क्या, परिवहन क्षेत्र, ए। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग जो है आपका क्या है, आपका उत्तर सही था दोस्तों। और देखिए इन सब के बारे में जानते रहिए। सतही ओजोन का निर्माण कहाँ होगा, भाई जाहिर सी बात है वायुमंडल की सीमा में ही होगा। जो आपका क्षोभमंडल है सबसे नीचे जो है क्या होगा, सतही ओजोन का निर्माण होता है। सतही ओजोन से क्या होता है, स्मॉग बनता है आपका। ठीक है, स्मॉग से क्या होगा, आपको सांस लेने में परेशानी होगी, धुंध छाया रहेगा। जैसे दिल्ली में आप कभी आओ, स्मॉग देखना हो तो दिल्ली आओ, यहाँ पे आपको जो है ना स्मॉग दिखेगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक है, याद रखिएगा। ओजोन जो है आपका जो क्या है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। और साथ ही साथ यह जब इंसान के शरीर में प्रवेश करती है या इंसान के शरीर में ये जाती है, तो इंसान जो है शीत प्रतिरोधी नहीं रहता। इंसान को जो है ठंडी का अनुभव होता है, या शीत के प्रति वो सुभेद्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, गुड। चलिए अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से मुख्य निर्वहन है, से मुख्य निर्वहन है। ठीक है, ठीक है। मेन डिस्चार्ज निर्वहन यानी कि निष्कर्षण, यानी कि अंतिम वस्तु क्या प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हमने बात किसकी की, हमने बात की प्लास्टिक की, हमने बात की सफ़र की। सफ़र की बात की तो भैया वायु प्रदूषण अधिनियम कौन सा है। प्लास्टिक की बात की तो जो है जो प्लास्टिक प्रदूषण जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम कौन सा है, उसमें क्या क्या संशोधन हुए, ईपीआर कहाँ लाया गया, पॉल्यूटर्स पे क्या है, सीपीसीबी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एफसीसी के तहत चलाए जा रहे वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके जल प्रदूषण से संबंधित हैं, जो आपके वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ब्रॉड एरिया है। ये सिर्फ एक क्लास में नहीं ख़त्म होने वाला आपका, इसका कम से कम 2 से 3 पार्ट आना निश्चित है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उत्तर आ रहे हैं। प्रियंका जी कह रही हैं ए, महादेव शर्मा जी कह रहे हैं बी। ए बी, एसपीएम। एसपीएम क्या होता है डियर,
एसपीएम होता है कि जो आपके सस्पेंडेड जो सस्पेंडेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे PM 2.5 पढ़ते हो आप, PM 10 पढ़ते हो ना, तो उसको हम लोग एसपीएम कहते हैं। जो विविक्त कण बोले जाते हैं, विविक्त कण बोले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो वायु में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, उनको बोलते हैं विविक्त कण। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्मी बॉयज, सूरज कह रहे हैं बी, प्रियंका जी कह रही हैं बी। कोयला आधारित बिजली संयंत्र से मुख्य निर्वहन है या निष्कर्षण है, क्या होता है डियर? जो कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र हैं उनका जो मुख्य उनका जो लास्ट का यानी कि जो पदार्थ प्राप्त होता है, निष्कर्षण क्या होता है, वो क्या होता है दोस्तों? चलिए, 15 का ए था, बिल्कुल नहीं डियर, 15 का ए नहीं था। आपका जो फ्लाई ऐश है वो प्राप्त होता है, ठीक है डियर। फ्लाई ऐश प्राप्त होता है, याद रखिएगा। बी कमोज जी, बी नहीं डियर, स्मॉग नहीं प्राप्त होता है, फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। अब फ्लाई ऐश से भी संबंधित गाइडलाइंस हैं डियर, कि फ्लाई ऐश जो है कैसे कम मतलब कि डिकम्पोज करना है। जो कंपनीज हैं, फ्लाई ऐश से संबंधित जो नियम हैं वो कैसे। अभी आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ तो वहाँ पे देखो ना आप, दीवार पे लिखा रहता है कि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों का प्रयोग किया गया है, कृपया पोस्टर ना चिपकाएं। इस तरह से जो है लिखा रहता है। फ्लाई ऐश जो है वो सड़कों में यूज़ होता है बनाने में, आपके घर की ईंटों में बनाने के लिए यूज़ होता है, आपकी जो खदानें हैं उनको भरने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे गाइडलाइंस हैं सरकार की, इस पे आप उसको पढ़िए। सर एक बार ये क्वेश्चन समझा दीजिए। ठीक है यार, ये मतलब कि आपका था क्या कि कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र हैं, जो थर्मल प्लांट्स हैं, से मुख्य निर्वहन है क्या भाई, उससे क्या लास्ट का प्राप्त होता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका एक तरह से जो वस्तु प्राप्त होती है। भाई हमने कोयला डाला, कोयले का क्या हुआ, दहन हुआ, दहन से क्या हुआ आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, सल्फर निकली। लेकिन उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ लास्ट में, इंड प्रोडक्ट क्या था उसका, वो था फ्लाई ऐश। ठीक है डियर, फ्लाई ऐश, राख जिसको बोलते हैं, राख। राख जानते हो ना, घर में जैसे उपले जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कितनी बारीक सी राख होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जानते रहिए, जुड़िए हमसे, और कमेंट में आप लोग बताइए कि क्लासेस में आपको और क्या इनोवेशन चाहिए, क्लासेस में आपको जो है और क्या चीज़ें चाहिए, वो आप जो है क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।